ऑनलाइन लर्निंग जोन में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम लोग रीजनिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सिटिंग अरेंजमेंट के बारे में। और ये पहला पार्ट है सिटिंग अरेंजमेंट का। इस पार्ट में हम लोग जितने भी कॉन्सेप्ट है सिटिंग अरेंजमेंट के उसको डिस्कस करेंगे और ये डिस्कस करेंगे कि सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस को किस तरीके से हम लोग आसानी से और कम समय में लगा सकते हैं। सिटिंग अरेंजमेंट टॉपिक पे आने से पहले मैं ये बता दूँ आपको कि जो ये सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस होते हैं ये मेनली बैंक एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। बैंक पीओ और क्लर्क एग्जाम्स में इनका वेटेज बहुत होता है। ये सिटिंग अरेंजमेंट और पजल ये दोनों मिला करके पूरे रीजनिंग में बैंक एग्जाम्स में पूरे रीजनिंग 35 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें इनका वेटेज सिटिंग अरेंजमेंट और पजल का वेटेज दोनों का मिला करके 15 to 25 क्वेश्चंस का होता है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि सिटिंग अरेंजमेंट कितना इम्पोर्टेंट है रीजनिंग के बैंक के एग्जाम्स में। और अगर से बाकी एग्जाम्स की बात करें जैसे ये एसएससी, यूपीएससी और स्टेट लेवल के एग्जाम्स होते हैं और या फिर पुलिस के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें भी ये सब क्वेश्चंस देखे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सिटिंग अरेंजमेंट के बारे में। किस तरीके से हम सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और कितनी आसानी से और कितने कम समय में सॉल्व करेंगे, ये हम इस वीडियो में सीखेंगे। सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन में क्या होता है, इसमें कुछ पर्सन्स दिए होते हैं, उनको हमको किसी फॉर्म में अरेंज करना रहता है कुछ कंडीशंस के अकॉर्डिंग। इसलिए मैंने लिखा है कि सिटिंग अरेंजमेंट इज एन अरेंजमेंट ऑफ पर्सन और ऑब्जेक्ट फॉलोइंग सम कंडीशन। जी, ये कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन में पूरे जो सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन रहेगा उसमें कुछ कंडीशंस दिए रहेंगे और उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमको उसमें जितने भी कैंडिडेट्स रहेंगे उनको अरेंज करना रहेगा। अरेंज करने के बाद जो भी क्वेश्चन बनेगा हम उस डायग्राम यानी जो अरेंजमेंट करेंगे किसी डायग्राम के बेस पे करेंगे। यानी जो अरेंजमेंट होता है हमारा वो सर्कुलर फॉर्म में होता है, सर्कुलर फॉर्म में होता है, स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल फॉर्म में होता है, या फिर रो या कॉलम के फॉर्म में होता है। इसके अलावा भी बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं अरेंजमेंट के, लेकिन बेसिक यही 3 तरीक़ों से अरेंजमेंट करा जाता है। या फिर ये कह सकते हैं कि इन्हीं 3 फॉर्म्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं सिटिंग अरेंजमेंट के। तो सबसे पहले हम लोग सर्कुलर फॉर्म के बारे में डिस्कस करेंगे। किस तरीके से जो क्वेश्चंस आते हैं सर्कुलर फॉर्म पे बेस्ड, उसको हम किस तरीके से आसानी से और कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। मैं हमेशा कम समय और आसानी से इसलिए बोल रहा हूँ कि जो 35 क्वेश्चंस होता है रीजनिंग में उसमें उसको करने के लिए हमको केवल 20 मिनट मिलते हैं। अब 20 मिनट में 35 क्वेश्चन को किस तरीके से हम स्मार्टली हैंडल कर सकते हैं वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, या फिर वो जानना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं बार बार आसानी से और कम समय में बोल रहा हूँ। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे सर्कुलर फॉर्म के बारे में। जो सर्कुलर फॉर्म का क्वेश्चन आता है बेसिकली ये कह देगा किसी टेबल के चारों ओर कुछ लोग बैठे हैं और उनको हमको अरेंज करना होता है, फिर उसके बेस्ड पे क्वेश्चन को सॉल्व करना रहता है। सर्कुलर फॉर्म के क्वेश्चन को देखने से पहले हम लोग कुछ की पॉइंट्स के बारे में जानेंगे। ये की पॉइंट्स हेल्प करेंगे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में। सबसे पहले बात करते हैं पोजीशनिंग ऑफ कैंडिडेट, यानी जो कैंडिडेट की पोजीशनिंग है वो हम लोग कैसे करेंगे। सपोज करते हैं हम लोग कि 8 कैंडिडेट या 8 पर्सन है, उसको हमको किसी सर्कल के चारों ओर बैठाना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग राउंड मेथड के बारे में जान लेते हैं कि जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स होते हैं वो किस तरीके से अरेंज करना स्टार्ट करते हैं। वो सीधा 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से अरेंज करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। क्वेश्चन सॉल्व होने को तो हो जाएगा लेकिन बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होगी इस मेथड से, तो हमको इस मेथड को अवॉइड करना है। तो किस तरीके से पोजीशनिंग करी जाए चलिए उसको देखते हैं हम लोग। 8 पर्सन को अरेंज करना है किसी सर्कुलर टेबल के चारों ओर, तो जो उन 8 पर्सन के बीच का डिस्टेंस होगा वो इक्वल रहना चाहिए। यानी कहने का मतलब ये है इस एक पर्सन को हमने यहाँ पे सिचुएट कराया तो दूसरे को उसके सामने 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हमारा सही तरीका है। सबके बीच का डिस्टेंस इक्वल है। अगर उसी तरीके से
7% की बात करी जाए तो एक को हम हटा सकते हैं किसी भी डायरेक्शन में से या किसी भी जगह से। तो ये भी, इसकी मदद से भी हम ऑड नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो हाँ, हमेशा जो पोजीशनिंग कराएंगे हम, वो कोशिश करेंगे कि जो कैंडिडेट्स हैं वो आमने सामने रहें। ये हेल्प करता है क्वेश्चन को थोड़ा सा आसान बनाने में। अब बात करते हैं डायरेक्शन की। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है इन सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन में, सिटिंग अरेंजमेंट और पजल के क्वेश्चन में भी। इसमें क्या होता है, डायरेक्शन में बेसिकली ये होता है कि हमको ये पता लगाना होता है या फिर ये दिया होता है कि जो कैंडिडेट यानी जो पर्सन है उसका डायरेक्शन किस तरफ है। सिटिंग अरेंजमेंट यानी जो सर्कुलर फॉर्म वाले में या फिर स्क्वायर फॉर्म वाले में जो डायरेक्शन होगा वो दो ही तरफ होगा। किस तरफ, ये सेंटर है हमारा, जो पहला फेस होगा यानी जो पहला डायरेक्शन होगा कैंडिडेट का, फिर हम लोग फेस कह सकते हैं। कैंडिडेट का फेस जो होगा वो या तो इनसाइड सेंटर या फिर आउटसाइड टू द सेंटर हो सकता है। इसका मतलब क्या है, यानी जो कैंडिडेट है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर, इसको थोड़ा सा ऊपर बना देते हैं। मान लेते हैं किसी सर्कुलर टेबल के चारों ओर 8 कैंडिडेट्स या 8 पर्सन बैठे हैं और सभी का जो फेस है वो सर्कल के तरफ यानी इनसाइड द सर्कल है। तो इनसाइड सर्कल यानी सभी का फेस इस तरफ होगा। इससे हम लोग पता क्या करेंगे, जो पर्सन, मान लेते ए यहाँ पे पर्सन है, ए का लेफ्ट कौन सा है और ए का राइट कौन सा है। अब इनसाइड फेस किया है, सर्कल की तरफ फेस किया है, तो उसका लेफ्ट हम कैसे पता करेंगे, लेफ्ट और राइट। तो लेफ्ट हम जब क्लॉकवाइज जाएंगे यानी इस डायरेक्शन में जाएंगे क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेफ्ट होगा हमारा और एंटी क्लॉकवाइज हमेशा राइट होगा। ठीक है, ये सभी जितने भी पर्सन हैं जो कि सर्कल की तरफ फेस किए हैं सब पे अप्लाई होगा। बात कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे कोई कैंडिडेट बी है, इसका लेफ्ट कौन सा होगा, तो जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी ये होगा उसका लेफ्ट और एंटी क्लॉकवाइज राइट होगा। अगर से हम सिचुएट करते हैं यहाँ पे एक्स और यहाँ पे वाई, यानी ए के लेफ्ट में यानी एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो हमारा एक्स है, यानी ए के लेफ्ट में एक्स है और ए के राइट में वाई है। तो यहाँ से हम इन साइड फेस किया रहेगा यानी सर्कल की तरफ फेस रहेगा तो क्लॉकवाइज की तरफ जाने पे लेफ्ट आएगा और एंटी क्लॉकवाइज जाने पे राइट आएगा। ये केवल उन्हीं पर्सन या उन्हीं ऑब्जेक्ट्स के लिए एप्लीकेबल होगा जो कि सेंटर की तरफ देखेंगे। अब बात करते हैं उन सभी पर्सन या उन सभी ऑब्जेक्ट्स का जो कि सेंटर के बाहर देखते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, एक सर्कुलर टेबल के चारों ओर 8 लोग बैठे हैं और 8 का जो फेस है वो सर्कल के बाहर यानी सर्कल अपोजिट डायरेक्शन में है, सर्कल के अपोजिट डायरेक्शन में है। तो उस कंडीशन में लेफ्ट और राइट कौन सा होगा, तो जस्ट अपोजिट, यानी जब सर्कल के तरफ देखते थे, सर्कल के सेंटर की तरफ जब फेस था तो लेफ्ट हमारा क्लॉकवाइज था और एंटी क्लॉकवाइज हमारा राइट था। अब उसका अपोजिट जब बाहर की तरफ देखेंगे तो जो क्लॉकवाइज होगा हमारा राइट हो जाएगा और जो एंटी क्लॉकवाइज होगा वो लेफ्ट हो जाएगा। आई होप आप लोग को ये क्लियर हुआ होगा। तो इसको हम लोग एक ब्रीफ में देख लेते हैं किस तरीके से लेफ्ट और राइट होगा। तो यहाँ मैंने लिख रखा है कि अगर से जो पर्सन होगा उसका फेस सर्कल के सेंटर की तरफ होगा तो उसका लेफ्ट होगा हमारा क्लॉकवाइज और राइट होगा एंटी क्लॉकवाइज, चाहे वो किसी भी पोजीशन पर हो, चाहे वो नीचे की तरफ हो चाहे ऊपर की तरफ हो। अगर नीचे की तरफ होता है तो लेफ्ट हमारा क्लॉकवाइज इस डायरेक्शन में जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज इस डायरेक्शन में जाएगा। क्लॉकवाइज हमेशा लेफ्ट है और राइट हमेशा एंटी क्लॉकवाइज रहेगा, यानी इस पर्सन का लेफ्ट इस तरफ से होते हुए जाएगा और इसका भी, क्योंकि ये अंदर की ओर फेस किया है तो वो भी क्लॉकवाइज ही जाएगा। और राइट की बात करें तो वो एंटी क्लॉकवाइज होते हुए जाएगा। और वही अगर से बात करें, अगर फेस जो है सर्कल के बाहर यानी इस तरीके से कुछ,
तो उस कंडीशन में लेफ्ट होगा हमारा एंटी क्लॉकवाइज और राइट की बात करें तो क्लॉकवाइज। जैसे फेस इस तरीके से बाहर है तो उस टाइम लेफ्ट हमारा, उस टाइम जो लेफ्ट होगा वो एंटी क्लॉकवाइज इस डायरेक्शन में होगा और राइट होगा जो वो इस डायरेक्शन में होगा। क्लियर? आई होप ये आप लोग को क्लियर हुआ होगा। तो चलिए बात करते हैं अगले की पॉइंट की तरफ, जो कि है हमारा कंजंक्शन। मेनली दो कंजंक्शन यूज होते हैं, या फिर कह लीजिए एक कंजंक्शन बट या एंड, और दूसरा जो है हमारा हु या हुज या हुम, ये दोनों यूज होते हैं। दोनों इसलिए कि या तो बट यूज हो या तो एंड यूज हो, दोनों एक ही पर्सन को डिनोट करेंगे। और ये जो दूसरा ग्रुप बना है हुज और हुम का, ये भी एक ही पर्सन को डिनोट करेंगे। तो इसको समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक कंडीशन लिख रखा है। अब इस स्टेटमेंट की वजह से हम लोग समझेंगे बट और एंड जब यूज़ होता है तो वो किसको डिनोट करता है, और या फिर जब हु या हुज या हुम, हम लोग एक एक की बात करेंगे। हु की बात कर लेते हैं और एंड की बात कर लेते हैं। या फिर हाँ, कहने का मतलब ये है कि जब एंड यूज़ होगा तो वो किसको डिनोट करेगा, और जब हु यूज़ होगा तो वो किसको डिनोट करेगा। स्टेटमेंट है बी सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ टी। हम मान लेते हैं कि 8 पर्सन है। ये क्वेश्चन का एक छोटा सा भाग है, इसकी मदद से हम लोग कंजंक्शन का जो मेथडोलॉजी उसको समझेंगे। 8 पर्सन है जो कि सभी सेंटर की 8 पर्सन है जो कि सभी सेंटर की ओर देख रहे हैं। अब इसमें क्या है इस कंडीशन में कि पी सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ टी। तो अब थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग कि पी टी के सेकेंड राइट में बैठता है। उससे पहले हम लोग जो दूसरा हमारा कैंडिडेट होता है उसकी पोजीशनिंग डिसाइड करेंगे। तो उसकी पोजीशनिंग हम किसी भी एक जगह पे पुट कर देते हैं, यानी टी हमारा इस पोजीशन में बैठता है। हमेशा याद रखेंगे कि हम लोग पहला वाला कैंडिडेट को ना चूज करके दूसरा जो पहला सेंटेंस रहेगा तो दूसरा कैंडिडेट है उसको चूज करेंगे, उसकी पोजीशनिंग पहले हम लोग फिट करेंगे। तो मैंने टी को यहाँ पर बिठा दिया। अब क्या कह रहा है कि पी सिट सेकेंड राइट ऑफ टी, यानी टी के सेकेंड राइट में, क्योंकि ये इन साइड देख रहे हैं तो जो राइट होगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा और जो लेफ्ट होगा वो क्लॉकवाइज होगा। तो सेकेंड राइट में है, फर्स्ट राइट ये है, सेकेंड राइट ये है। सेकेंड राइट में पी बैठता है। अब बात करते हैं आगे। अब क्या यूज हुआ हमारा कंजंक्शन हु इज नेबर ऑफ आर। तो हु की बात करते हैं तो हु किसको डिनोट करता है, हु इसके जस्ट पहले वाला जो ऑब्जेक्ट रहेगा, यानी यानी पिछले सेंटेंस का, यानी कि ये जो सेंटेंस है उसका जो ऑब्जेक्ट रहेगा उसको डिनोट करता है क्या, हु की बात करते हैं तो हु हमारा प्रीवियस सेंटेंस के ऑब्जेक्ट को डिनोट करता है, यानी किसकी बात कर रहा है, टी की। अब क्या है कंडीशन, क्या है, टी हु इज नेबर ऑफ आर, यानी टी आर का नेबर है। ठीक है, तो आर यहाँ पर या फिर यहाँ पर सिचुएट कर सकते हैं हम लोग। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा कि हु जब यूज़ हुआ, हु कंजंक्शन जब यूज़ होगा हमारे सेंटेंस में तो वो किसको डिनोट करेगा, उसके जस्ट हु के जस्ट पहले वाला जो ऑब्जेक्ट, यानी हु के जस्ट पहले वाला जो पर्सन रहेगा उसके लिए यूज़ होगा। हु, हुज या फिर हुम, ये तीनों जस्ट पहले वाले पर्सन के लिए यूज़ होते हैं। अब बात करते हैं दूसरे कंजंक्शन एंड या फिर एंड या बट की। तो उस कंडीशन में क्या होगा, चलिए इसी स्टेटमेंट के सहारे सीखते हैं हम लोग। अब इस स्टेटमेंट में जो कंजंक्शन यूज़ हुआ है वो एंड यूज़ हुआ है। जब एंड यूज़ होगा तो ये एंड किसके बारे में बात करेगा, प्रीवियस स्टेटमेंट के, प्रीवियस सेंटेंस के सब्जेक्ट के बारे में। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। जब हमारा हु या हुज, हुम, इन तीनों में से कोई कंजंक्शन यूज़ होगा तो प्रीवियस सेंटेंस के ऑब्जेक्ट, यानी जस्ट पहले वाला जो ऑब्जेक्ट रहेगा कंजंक्शन के, वो उसके लिए उसको डिनोट करता है। और बात करें एंड की तो वो प्रीवियस सेंटेंस के सब्जेक्ट के बारे में बात करता है। तो इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो डायग्राम बनेगा हमारा वो क्या होगा, यहाँ से हम लोग आर्क हटा लेते हैं। पहले सेंटेंस का जो डायग्राम है वो यही रहेगा कि टी के सेकेंड राइट में पी बैठता है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ से टी एंड इज नेबर ऑफ आर। ये एंड किसकी बात कर रहा है, पी की। पी
टी के सेकेंड राइट में बैठता है और पी आर का नेबर है, नहीं पी इज नेबर ऑफ आर। तो यहाँ पे आर की पोजिशनिंग एक यहाँ पर या फिर इन दोनों में से किसी एक जगह पर हो सकती है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं जब हु था या फिर एंडी है तो आर की दो पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ रहती हैं सिटिंग अरेंजमेंट क्वेश्चन में, हमको सबको नोट करके चलना है, किसी को अवॉइड नहीं करना है। ऐसा भी हो सकता है कि जिस पॉसिबिलिटी को हम लोग अवॉइड कर रहे हैं वो सही हो तो हमारा सारा क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो ये हमारा की पॉइंट का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट की पॉइंट है कि एवरी पॉसिबिलिटी मस्ट बी नोटेड। अब इसको कंजंक्शन को समझने के लिए थोड़ा सा मैं ब्रीफ नोट दे देता हूँ आप लोग को। तो जैसा कि आप देख सकते हैं जो मैंने बताया है कि इफ़ एंड और बट, इफ़ यानी एंड और बट में से कोई भी कंजंक्शन यूज होगा तो वो किसके लिए यूज होगा, वो यूज होगा हमारा सब्जेक्ट ऑफ द प्रीवियस सेंटेंस, यानी जो प्रीवियस सेंटेंस का सब्जेक्ट है उसके लिए यूज होगा, या फिर ये कह सकते हैं नेम ऑफ द फर्स्ट कैंडिडेट। और वहीं पे अगर हु, हुज, हुम कंजंक्शन यूज होता है तो वो ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीवियस सेंटेंस उसके लिए यूज होता है, जैसा कि मैंने बताया था एग्जांपल का हेल्प ले करके। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। इसके अलावा एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट की पॉइंट ये है कि एवरी पॉसिबिलिटीज़ मस्ट बी नोटेड, यानी जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी हमको उन सारी पॉसिबिलिटीज़ को नोट करना है, किसी को भी अवॉइड नहीं करना है। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है सिटिंग अरेंजमेंट या फिर पजल के क्वेश्चन में। तो इन सारी की पॉइंट्स को समझने के लिए मैंने एक क्वेश्चन उठाया है, उस क्वेश्चन की मदद से हम सारे की पॉइंट्स को समझेंगे। तो क्वेश्चन ये आप लोग लेफ्ट देख सकते हैं कि क्वेश्चन में पहली कंडीशन क्या दी हुई है कि 6 बॉयज आर सिटिंग इन अ सर्कल एंड फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल। ये हमारी पहली कंडीशन है। तो उस कंडीशन को हम लोग यहाँ पे नोट कर लेते हैं कि 6 लड़के हैं, 6 और उनका डायरेक्शन जो है वो सेंटर की ओर है। इस तरीके से हम डायग्राम को बना लेते हैं। ये पहला कंडीशन हम लोग का सॉल्व हो गया। अब दूसरा कंडीशन क्या है, राजीव इज सिटिंग टू द राइट ऑफ मोहन। तो इसमें क्या कह रहा है कि राजीव इज सिटिंग टू द राइट ऑफ मोहन। जैसा कि मैंने बताया था हमेशा हम लोग जो दूसरा पर्सन होगा उसकी पोजीशनिंग पहले करेंगे। तो मोहन की पोजीशनिंग करने से पहले हम लोग क्वेश्चन को और आसान बनाने के लिए कोडिंग कर लेते हैं, यानी उसको हम जो भी क्वेश्चन दिया रहता है, जो भी कंडीशंस दी रहती हैं उसको हम लोग छोटे फॉर्म में करके लिख लेते हैं यहाँ पर। तो क्या है कि राजीव इज सिटिंग राइट ऑफ मोहन, यानी मोहन के राइट में राजीव है। ये अपना रफ वर्क हम कर सकते हैं। तो ये हमारी पहली कंडीशन हो गई, उसको हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। मोहन के राइट में राजीव है। अब मोहन के राइट में 2 प्लेसेस हैं, एक ये है और एक ये प्लेस खाली है। इन दोनों में से किसी एक प्लेस पर राजीव हो सकता है। जैसा कि मैंने बताया था कि सबसे इम्पोर्टेंट की पॉइंट यही है कि सारी पॉसिबिलिटीज़ को हमको नोट करके चलना है, किसी पॉसिबिलिटी को अवॉइड नहीं करना है। तो दोनों पॉसिबिलिटी को नोट करने के लिए हम चाहे तो इसमें नोट कर सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे कंडीशंस बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे हौच पौच होता जाएगा। उससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, एक और डायग्राम बना लेते हैं हम लोग। तो चलिए एक और डायग्राम बनाने से हमारा जो पोजीशनिंग रहेगा, यानी जो कंडीशन को हम पुट कर सकते हैं और आसानी से, और ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं होगी। तो कन्फ्यूज़न से बचने के लिए मैंने यहाँ पे 2 डायग्राम बना लिया है। जो पहली पॉसिबिलिटी थी मोहन के राइट में राजीव के होने की, तो जैसा कि मैंने बताया कि 2 राइट्स हैं यहाँ पे मोहन के। तो पहली राइट में मैंने राजीव को फिट कर लिया इस वाले डायग्राम में, और दूसरे राजीव को दूसरे राइट में फिट कर लिया। फिर उसके बाद मोहन के सामने, फिर उसके बाद मोहन का लेफ्ट आ जाता है। तो अब इन दोनों में से कोई एक पॉसिबिलिटी सही होगी हमारी, एक डायग्राम सही हो सकता है होगा और एक डायग्राम कोई ना कोई गलत होगा, ये हमारा कंफर्म है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्या कहा है, राजीव इज सिटिंग टू द राइट ऑफ मोहन बट इज नॉट जस्ट एट द लेफ्ट ऑफ विजय। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कंजंक्शन बट का यूज़ हुआ है। तो बट किसको डिनोट करता है, मैंने बताया था आप लोग को
बट जो हमारा प्रीवियस सेंटेंस है उसके सब्जेक्ट यानी कि राजीव को डिनोट कर रहा है। यानी यहाँ पे क्वेश्चन क्या मतलब स्टेटमेंट का मतलब क्या है, राजीव इज नॉट जस्ट एट द लेफ्ट ऑफ विजय। सेंटेंस ये कह रहा है कि विजय के जस्ट लेफ्ट में राजीव नहीं है। तो अगर से विजय को यहाँ सिचुएट करते हैं तो हमारा जो सिचुएशन है वो सब गलत हो जाएगा। तो विजय की जो पोजिशनिंग होगी वो यहाँ पर नहीं हो सकती है। और इस डायग्राम में बात करी जाए, क्योंकि अगर हम विजय को यहाँ पुट कर देंगे तो विजय का लेफ्ट हमारा इस डायरेक्शन में होगा। विजय के लेफ्ट में जस्ट लेफ्ट की बात करें यानी तुरंत लेफ्ट वाले, तो विजय के लेफ्ट में राजीव नहीं होना चाहिए। तो राजीव की वहाँ पोजीशन फिक्स्ड है, तो यहाँ पे विजय की पोजीशन यहाँ पे नहीं हो सकती है, यानी विजय को यहाँ सिचुएट नहीं कर सकते हैं। सेम यहाँ पर भी हम करेंगे कि विजय को यहाँ सिचुएट करेंगे तो उसके जस्ट लेफ्ट में राजीव की पोजीशन है जो कि गलत है। तो विजय की पोजीशन इस डायग्राम में यहाँ पे नहीं हो सकती है और इस डायग्राम में यहाँ पे नहीं हो सकती है। इस प्लेस के अलावा विजय की पोजीशन कहीं पे भी हो सकती है इस डायग्राम में, और इसमें इस प्लेस के अलावा कहीं भी पोजीशन हो सकती है विजय की। अब बात करते हैं हम लोग आगे कंडीशन की। आगे क्या कंडीशन दिया है, अगली कंडीशन है कि सुरेश इज बिटवीन राजू एंड विजय, यानी सुरेश जो है वो राजू और विजय के बीच में है। अब राजू और विजय की पोजीशन डिफाइंड नहीं है कि राजू सुरेश के लेफ्ट में होगा या फिर राइट में, ये बस हमको बताया गया कि राजू और विजय के बीच में सुरेश है। तो इस कंडीशन को अप्लाई करेंगे। तो जैसा कि हमको पता है विजय को यहाँ पे सिचुएट नहीं कर सकते हैं, विजय को यहाँ पर कर सकते हैं सिचुएट। विजय यहाँ तो यहाँ होगा तो बाबू इधर होगा, या फिर ये कह लीजिए अगर विजय इस तरफ होता है तो बाबू इस तरफ होगा। इन दोनों में से कोई एक कंडीशन हो सकती है, तो दोनों में से कोई एक कंडीशन होगी, लेकिन सुरेश बीच में ही रहेगा। तो विजय बाबू के बीच में, फिर बाबू और विजय के बीच में, इन दोनों में। बात करते हैं इस डायग्राम में। तो इस डायग्राम में हम बाबू और विजय को कहाँ सिचुएट कर सकते हैं। अगर से बाबू को यहाँ सिचुएट करते हैं तो विजय को यहाँ सिचुएट करना होगा, या फिर विजय बाबू ऐसे कर सकते हैं तो बीच में मोहन आ जाता है। यानी ये वाली पॉसिबिलिटी नहीं होगी। एक पॉसिबिलिटी बन सकती है यहाँ पर कि विजय तो यहाँ पे नहीं होगा तो बाबू तो हो सकता है, बाबू हम यहाँ सिचुएट कर सकते हैं, विजय को यहाँ कर सकते हैं, तो सुरेश हमारा यहाँ पे हो सकता है। इस डायग्राम में केवल यही पॉसिबिलिटी बन रही है। अगर विजय यहाँ होगा तो बाबू यहाँ पर होंगे, विजय को हम लोग यहाँ सिचुएट नहीं करा सकते हैं क्योंकि विजय के लेफ्ट में राजीव नहीं हो सकता है। तो इस डायग्राम में केवल एक ही सिचुएशन बन रहा है विजय और बाबू के होने का और बीच में सुरेश के होने का, लेकिन यहाँ पे विजय और बाबू का प्लेस इंटरचेंज हो सकता है। अब बात करते हैं अगली कंडीशन की। अगली कंडीशन क्या है, अजय इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ विजय, यानी विजय के लेफ्ट में अजय है, विजय के लेफ्ट में अजय है। विजय कहाँ पर है, इस डायरेक्शन में देखते हैं पहले। विजय अगर यहाँ सिचुएट करेंगे तो लेफ्ट उसका ये हो जाएगा जो कि गलत हो जाएगा हमारा। अगर से विजय को यहाँ पे रहने देते हैं तो अजय यहाँ पे बैठ सकता है, तो यहाँ से बाबू को हटाते हैं, यहाँ पर अजय को बिठा देते हैं, और यहाँ पे विजय को उठाते हैं, यहाँ पे बाबू को बिठा देते हैं। तो जैसा कि हम देख सकते हैं सारी पोजिशनिंग हमारी हो गई है। अब इस वाले डायग्राम में देखते हैं, इस डायरेक्शन में विजय के लेफ्ट में अजय को बिठाते हैं। विजय कहाँ हमारा, विजय केवल एक ही जगह है, यहाँ पर उसके लेफ्ट क्लॉकवाइज होगा क्योंकि इनसाइड फेस कर रहा है। उसके लेफ्ट में सुरेश पहले से बैठा है तो यहाँ पर अजय नहीं बैठ सकता। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि इन दोनों डायग्राम्स में से या फिर इन दोनों पॉसिबिलिटी में से कोई एक ही पॉसिबिलिटी सही होगी, दूसरी पॉसिबिलिटी अपने आप गलत हो जाएगी। तो जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि ये वाली पॉसिबिलिटी हमारी सही हो रही है और ये वाली पॉसिबिलिटी गलत हो रही है, यानी कि जो अरेंजमेंट होगा 6 पर्सन का, 6 लड़कों का, वो इस तरीके से होगा। ये वाला हमारा सही है। अब इसके अकॉर्डिंग एग्जामिनर क्वेश्चन बना के देते हैं। उस क्वेश्चन को करना बहुत ही आसान होता है। सबसे मेन चीज़ होता है इसमें डायग्राम को बनाना, अरेंजमेंट करना। अरेंजमेंट के बाद क्वेश्चन का आंसर हम लोग बहुत आसानी से दे सकते हैं। क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है
एक क्वेश्चन एग्जांपल के तौर पर हम लोग बता देते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि मोहन के सेकंड राइट में कौन बैठा है। तो मोहन यहाँ पर है, उसका सेकंड राइट इस तरफ आएगा, एंटी क्लॉकवाइज फर्स्ट सेकंड। तो उसमें ऑप्शन दिया रहेगा अजय। अजय को हम लोग टिक लगा देंगे, हमारा क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो ऐसे ही क्वेश्चंस बनते हैं सिटिंग अरेंजमेंट में। आई होप कि अरेंजमेंट करना आप लोग को आ गया होगा, और ये जो छोटा सा क्वेश्चन मैंने उठाया था वो आप लोग को समझ में आया होगा, और इनकी मदद से जो की पॉइंट्स थे वो भी समझ में आए होंगे। तो इस वीडियो में मैं आप बस इतना ही रखता हूँ। अगली वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे रो और कॉलम और रेक्टेंगल वाला जो अरेंजमेंट था उसके बारे में। और जब क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे हम लोग सिटिंग अरेंजमेंट में, तो उसमें हम लोग आउटसाइड सेंटर वाले क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी, और जितने भी मैंने कॉन्सेप्ट बताया वो समझ में आए होंगे। तो अगर ये समझ में आया और आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, और मेरे चैनल को ग्रो करने में मेरी हेल्प कीजिए। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।